नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के खूबसूरत कोंकण तट पर बसे सिंधु दुर्ग का जायजा ले रहे हैं। ये सिर्फ नीले पानी और हरे भरे नज़ारों वाली जगह ही नहीं है, बल्कि पर्यटन के नक्शे पर कह सकते हैं तेजी से उभरता एक सितारा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए ये दिलचस्प हो सकता है जो विकासशील बाजारों में मतलब निवेश के मौके तलाश रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सिंधुदुर्ग की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो तो खैर सब जानते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ इतिहास, प्रकृति और अब कुछ बहुत ही नए और अनोखे आकर्षणों का एक दिलचस्प मिक्सचर बन रहा है, और यही बात इसे खास बना रही है, खासकर अगर हम निवेश के नजरिए से देखें तो। और सबसे रोमांचक या यूं कहें कि सबसे अनोखी बात से ही शुरू करते हैं, INS गुलदार परियोजना। जरा सोचिए, भारतीय नौसेना का एक सेवा मुक्त युद्धपोत जो अब स्कूबा डाइविंग के शौकीनों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 83.9 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप है ये। इसने 38 साल से ज्यादा देश की सेवा की और इसी साल जनवरी 2024 में इसे डीकमीशन किया गया। ये अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसे यूं ही समुद्र में नहीं डुबोया जा रहा है। इसे निवती रॉक्स के पास एक कृत्रिम चट्टान एक आर्टिफिशियल रीफ के तौर पर स्थापित करने की योजना है। आर्टिफिशियल रीफ? हाँ। अच्छा। इसका मकसद दोहरा है। पहला तो समुद्री जीवन, खासकर मूंगों और मछलियों के लिए एक नया घर बनाना जिससे वो बायोडाइवर्सिटी बढ़े, और दूसरा जाहिर है स्कूबा डाइवर्स के लिए एक अनूठा, एक वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन तैयार करना। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो दिखाता है कि राज्य सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है। 20 करोड़ रुपए का निवेश, ये तो काफी बड़ी रकम लगती है एक पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए। क्या दुनिया में कहीं और भी ऐसा कुछ किया गया है? क्या इससे वाकई में कुछ फायदा होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे अमेरिका में फ्लोरिडा का तट, वो ऐसे डूबे हुए जहाजों से भरा पड़ा है और वो स्कूबा डाइविंग के बड़े हब बन गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि फ्लोरिडा जैसे इलाके ऐसे ही प्रोजेक्ट से सालाना आप मानिए करीब 50 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं। तो ये सिर्फ एक दिलचस्प आइडिया नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ इकोनॉमिक मॉडल है। 20 करोड़ का निवेश अगर सही ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, न सिर्फ सीधे डाइविंग से बल्कि उससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम से। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती होगी? इसे डुबोना भी कोई आसान काम तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया काफी जटिल है और बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक जहाज को शायद अंडमान या पोर्ट ब्लेयर से कारवार बंदरगाह तक लाया गया है। इसके बाद इसे विजयदुर्ग बंदरगाह ले जाया जाएगा, जहां इसकी पूरी तरह से सफाई होगी। सफाई मतलब इसमें से सारा तेल, ग्रीस, एस्बेस्टस जैसी जो भी खतरनाक चीजें हैं वो सब हटाई जाएंगी ताकि समुद्री पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। इसे कहते हैं परिशोधन या डीकंटामिनेशन। उसके बाद ही इसे नीवती रॉक्स के पास, जो पहले से तय की गई सुरक्षित जगह है, वहां डुबोया जाएगा। उम्मीद है कि ये सारा काम करीब 2 महीने में पूरा हो सकता है। अच्छा, और आपने रोजगार की बात भी की थी, इससे लोगों को काम मिलेगा? हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू है। अनुमान है कि इस अकेले प्रोजेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 800 स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। आप सोचिए, इसमें डाइविंग इंस्ट्रक्टर होंगे, बोट ऑपरेटर्स, रखरखाव वाले लोग, आसपास के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोग, गाइड, फिर वो उपकरण किराए पर देने वाले। हाँ, पूरी चेन बन जाती है। बिल्कुल, कई तरह के अवसर पैदा होंगे। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। ये तो वाकई में महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर चिंताएं नहीं है? आखिरकार आप एक इतना बड़ा जहाज डुबो रहे हैं। चिंताएं बिल्कुल जायज हैं, और इसीलिए वो डीकंटामिनेशन प्रक्रिया इतनी अहम है। ये सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है कि इससे समुद्री जीवन को फायदा हो, नुकसान नहीं। ये सिर्फ एक जहाज को डुबोने का इवेंट नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी, एक प्लान्ड इकोलॉजिकल और पर्यटन पहल है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल यानी MTDC वो पहले से ही सिंधुदुर्ग को एक डाइविंग हब के रूप में प्रमोट कर रहा है। अच्छा, MTDC भी इसमें शामिल है? हाँ, और उनकी योजना गोताखोरों को ट्रेन करने की भी है ताकि वे इस डूबे हुए जहाज को सुरक्षित रूप से एक्सप्लोर कर सकें। तो ये एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये दर्शाता है कि प्रोजेक्ट को सिर्फ शुरू ही नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी सफलता के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था,
सिंधुदुर्ग सिर्फ इस अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में ही तो नहीं है। मतलब इस एक प्रोजेक्ट के भरोसे तो पूरा टूरिज्म नहीं चल सकता। यहाँ और क्या है जो लोगों को खींच सकता है? बिल्कुल सही कहा। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सफलता उसकी विविधता पर ही निर्भर करती है, और सिंधुदुर्ग इस मामले में देखा जाए तो काफी रिच है। जैसे कि वो मशहूर किला, सिंधुदुर्ग किला, मैंने पढ़ा है कि ये करीब 48 एकड़ में फैला है और समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बना है। मराठा आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना। कहते हैं कि इसकी दीवारें सीधे समुद्र की लहरों से टकराती हैं। हाँ, और उसका मेन गेट? हाँ, उसका मुख्य दरवाजा ऐसे बनाया गया है कि दुश्मन को आसानी से नजर ही ना आए। कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी उस जमाने की। निश्चित रूप से। ये किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं, बल्कि हेरिटेज टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र है। ये उन पर्यटकों को खींचता है जिनका इंटरेस्ट इतिहास और संस्कृति में है। इसी तरह सावंतवाड़ी पैलेस भी है। अच्छा, 18वीं सदी में खेम सावंत भोसले ने बनवाया था? हाँ, ये उस इलाके के शाही इतिहास की एक झलक देता है। देखिए, जब किसी जगह पर इतिहास, एडवेंचर और प्रकृति का ऐसा संगम होता है ना, तो वो ज्यादा तरह के पर्यटकों को आकर्षित करती है और उन्हें ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए भी प्रेरित करती है। ये निवेश के लिहाज से बहुत जरूरी पॉइंट है। ये बात तो सही है। इतिहास के शौकीनों के लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन जो लोग थोड़ा रोमांच और मस्ती चाहते हैं, उनके लिए क्या है सिंधुदुर्ग में? उनके लिए भी काफी कुछ है। मालवन के पास सुनामी आइलैंड का नाम सुना है? सुनामी आइलैंड नाम सुन के थोड़ा डर लगता है। हाँ, नाम भले ही सुनामी से जुड़ा हो, लेकिन अब ये वाटर स्पोर्ट्स का हब बन गया है। यहाँ जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड्स, कायाकिंग, बम्पर राइड्स जैसी कई एक्टिविटीज होती हैं। और एक बड़ी अनोखी बात जो वहाँ सुनने को मिलती है, क्या? कहते हैं कि वहाँ की रेत में चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक सैंड। मैग्नेटिक सैंड? सच में? हाँ, लोग मानते हैं कि इस रेत से मालिश करने पर जोड़ों के दर्द और दूसरी तकलीफों में आराम मिलता है। अब ये वैज्ञानिक तौर पर कितना सही है, ये कहना मुश्किल है, पर है ना दिलचस्प बात। चुंबकीय रेत, ये तो मैंने पहली बार सुना। वाकई अनूठा है। अच्छा, और प्रकृति के नजारे वो भी होंगे वहाँ? अरे जरूर। अंबोली घाट का नाम तो बहुत मशहूर है, खासकर मानसून के दौरान। सिंधुदुर्ग जिले में ही है ये जगह। मानसून में तो ये जैसे स्वर्ग बन जाता है। चारों तरफ हरियाली, घने जंगल, धुंध में लिपटी पहाड़ियां और कई खूबसूरत झरने। हाँ, अंबोली का नाम सुना है मैंने। प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है। हिरण्यकेशी नदी का उद्गम स्थल है, कवलशत पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स हैं, देखने लायक जगह है। ये इको टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है। तो मतलब इतिहास भी है, एडवेंचर भी है और प्रकृति का सुकून भी, पूरा पैकेज लगता है ये तो। सही कहा। सिंधुदुर्ग किला और सावंतवाड़ी पैलेस इतिहास प्रेमियों के लिए, स्कूबा डाइविंग जो अब आईएनएस गुलदार के साथ और बड़ी हो जाएगी, और सुनामी आइलैंड पर वाटर स्पोर्ट्स रोमांच चाहने वालों के लिए, और अंबोली जैसे इलाके प्रकृति और शांति पसंद करने वालों के लिए। ये विविधता ही इसकी असली ताकत है। ये अलग अलग तरह के पर्यटकों को खींचती है, और जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि ज्यादा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जब पर्यटक ज्यादा रुकते हैं तो प्रति पर्यटक रेवेन्यू भी बढ़ता है, जो किसी भी बढ़ते बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। और ऐसा लगता है कि राज्य सरकार भी इस पोटेंशियल को अच्छी तरह समझ रही है। पिछले राज्य बजट में भी टूरिज्म पर काफी जोर दिया गया था, है ना? हाँ बिल्कुल, बजट में इस बात का स्पष्ट संकेत था। जैसा हमने बात की, आईएनएस गुलदार प्रोजेक्ट वाले स्कूबा डाइविंग सेंटर के लिए 20 करोड़ का आवंटन तो है ही। इसके अलावा सातारा क्षेत्र के जो पर्यटन स्थल हैं, उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 381.6 करोड़ की एक बड़ी योजना की घोषणा हुई थी। 381 करोड़ सातारा के लिए? हाँ। इसमें महाबलेश्वर, प्रतापगढ़ किला, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना इलाके का विकास शामिल है। फिर मॉनसून में मालशेज घाट पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए वहां एक व्यूइंग गैलरी बनाने की भी योजना थी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सिंधुदुर्ग ही नहीं, पूरे राज्य में फोकस है। हाँ, राज्य सरकार सिर्फ सिंधुदुर्ग या सातारा पर ही फोकस नहीं कर रही है। नागपुर के पास रामटेक तीर्थ स्थल के विकास के लिए भी 150 करोड़ के काम चल रहे हैं, और दूसरे फेज में 211 करोड़ और लगाने की योजना है। कोंकण की जो कातर शिल्पें हैं यानी रॉक कार्विंग्स, पंढरपुर की वारी परंपरा, गणेशोत्सव, दही हांडी जैसे उत्सवों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव भेजने की भी बात कही गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के युग के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव
प्रस्ताव तो पहले ही यूनेस्को को भेजा जा चुका है। राष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की एक बड़ी स्टेट वाइड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल, और निवेश के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब सरकार किसी एक क्षेत्र जैसे सिंधुदुर्ग में निवेश करती है और साथ ही पूरे राज्य में टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और आकर्षणों को बेहतर बनाने के लिए बड़े लेवल पर कोशिश करती है, तो इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। ये दिखाता है कि सरकार टूरिज्म को एक प्रमुख ग्रोथ सेक्टर मानती है और इसके लिए कमिटेड है। INS गुलदार परियोजना, सिंधुदुर्ग के मौजूदा आकर्षण, किला, महल, अंबोली वाटर स्पोर्ट्स और राज्य सरकार का ये व्यापक समर्थन, ये सब मिलकर सिंधुदुर्ग की टूरिज्म प्रोफाइल को मजबूती से ऊपर उठाने की एक सोची समझी कोशिश का संकेत देते हैं। इससे जुड़े रिस्क कह सकते हैं कम महसूस होते हैं। ठीक है, सरकार का समर्थन है, नए आकर्षण बन रहे हैं, पुराने वाले भी हैं, लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब है? अगर कोई यहाँ निवेश करने की सोचे तो असल में मौके कहाँ हैं? मतलब सिर्फ स्कूबा डाइविंग सेंटर खोलना ही तो सब कुछ नहीं है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होने की संभावना है। सोचिए, जैसे जैसे पर्यटक बढ़ेंगे, उन्हें रहने के लिए अच्छे होटलों और होमस्टे की जरूरत होगी। हाँ, रहने की जगह तो चाहिए। खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफे चाहिए होंगे। घूमने फिरने के लिए ट्रैवल ऑपरेटर्स और टैक्सी सेवाओं की मांग बढ़ेगी। वाटर स्पोर्ट्स और स्कूबा डाइविंग के लिए उपकरण किराए पर देने वाले और बेचने वालों का काम बढ़ेगा। प्रशिक्षित गाइड और इंस्ट्रक्टरों की जरूरत होगी, यानी ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भी अवसर बनेंगे। हमने बात की थी कि अकेले स्कूबा सेंटर से 800 नौकरियों की संभावना है। ये तो सिर्फ एक पहलू है। ये पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। ये सिर्फ पर्यटकों की गिनती बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल स्थानीय उद्योग बनाने की संभावना है। तो हमने देखा कि सिंधुदुर्ग कई परतों वाला एक डेस्टिनेशन है। इसमें ऐतिहासिक गहराई है, भरपूर प्राकृतिक सुंदरता है और अब INS गुलदार परियोजना के साथ ये आधुनिक रोमांचक पर्यटन में भी एक बड़ा कदम रख रहा है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से बदल रहा है और जिस पर नजर रखना बनता है, खासकर अगर किसी की रुचि उभरते हुए पर्यटन बाजारों में है। हाँ, और जो लोग इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए एक अंतिम बात सोचने वाली है। इन अलग अलग आकर्षणों, किला, महल, बीच, जंगल, अंडर वाटर म्यूजियम और राज्य सरकार के निवेश के बीच जो तालमेल, जो सिनर्जी बन रही है, उस पर गौर करना जरूरी है। सफलता सिर्फ INS गुलदार जैसे किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं करेगी। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम एक साथ कैसे विकसित होता है। क्या कनेक्टिविटी अच्छी है? क्या ठहरने की जगहों की क्वालिटी बढ़ रही है? क्या स्थानीय लोगों को सही स्किल ट्रेनिंग मिल रही है? क्या पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास हो रहा है? ये सब बातें अहम हैं। बिल्कुल। और एक सवाल जो आगे देखने लायक है, जैसे जैसे सिंधुदुर्ग एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा, तो सीधे तौर पर जुड़े व्यवसायों, मतलब होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर्स, इनके अलावा यहाँ कौन से दूसरे या तीसरे स्तर के बाजार विकसित हो सकते हैं? उन सप्लाई चेन्स के बारे में सोचिए जो इन होटलों और रेस्टोरेंट्स को सामान मुहैया कराएंगी। विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बढ़ती जरूरत, जैसे सर्टिफाइड स्कूबा इंस्ट्रक्टर, मल्टीलिंगुअल गाइड या फिर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और समाधान जो बढ़ते इको टूरिज्म सेक्टर को सहारा दे सकें। अवसर अक्सर उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां पहली नजर में शायद ध्यान न जाए।